अशोक जी, तमाम चीज़ें, सियासी चीज़ें यहाँ चल रही हैं, लेकिन सबसे पहला आज जो चर्चा में आपका वो बयान है कि आज आपने जो पूर्व डिप्टी सीएम या एमएलए कांग्रेस के सचिन पायलट के लिए कहा, कई बात आज आपने कही है, उसमें निकम्मा नाकारा भी कहा है। उसका हम संदर्भ समझना चाहते हैं कि किस संदर्भ में आपने ये आज बात कही, लोग जानना भी चाहते हैं। देखिए, मैंने संगठन के संदर्भ में कही और जिस प्रकार संगठन उन्होंने चलाया, संदर्भ वो था कि जब से वो आए हैं इतना बड़ा विश्वास मुझ पे भी किया गया था जब मैं युवा पीढ़ी का था, और लगातार किया गया, और बहुत कम समय मुझे भी केंद्रीय मंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला, मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। सचिन पायलट जी भी उस कैटेगरी में आते हैं। इस कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने उनको 25 साल की उम्र में मेंबर पार्लियामेंट बनाया। 30 साल की उम्र में लगभग वो बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए। 36 साल की उम्र में वो बन गए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गए, और 40 साल के लगभग 41 सालों को डिप्टी सीएम बन गए। उनको शायद अच्छे बनी मेरी तरह। संगठन भी जो चलाया उस वक्त में, ऐसा संगठन मैंने तो 40 साल का अनुभव मेरा भी है संगठन चलाने का भी। मैं 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ कांग्रेस का। मैंने कई अध्यक्षों को देखा है। ये पहले अध्यक्ष थे जिन्होंने, और मैं समझता हूँ क्योंकि जब वो कभी यूथ कांग्रेस में रहे नहीं, एनएसयू में रहे नहीं, संगठन का अनुभव नहीं था, तो आते ही लैंड करते ही उन्होंने कहना शुरू किया, मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए आया हूँ, समझ लीजिए आप, 40 साल राजनीति मुझे करनी है। आप तय कर लीजिए किन के साथ रहना आपको। कल आप अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों आप पीसीसी में, एआईसीसी में खड़े थे, सीपीयूसी के ऑफिस के बाहर। मैं कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ यहाँ पर, बैंगन बेचने नहीं आया हूँ। ये तो एक वानगी है। ऐसी भाषा पूरे 5 साल तक कार्यकर्ताओं में चलती गई, और कई लोगों को संगठन में काम करने की इच्छा होती है, भविष्य की इच्छा होती है, तो जुड़ जाते लोग बाहर। कई बोर्ड लगाए गए, कई तरह की बातें जो मुझे अब वापस रिपीट नहीं करनी चाहिए। इसलिए कई बार लगता है कि एक आदमी, पढ़ा लिखा इंसान, बातचीत में वेल बिहेव, अच्छा व्यवहार रखने की फितरत, पारिवारिक पृष्ठभूमि, पॉलिटिशियन की, उनके पिताजी हमारे साथ थे, मेंबर पार्लियामेंट, केंद्रीय मंत्री, वो व्यक्ति संगठन के बारे में और संगठन बनाने के बारे में बजाय कि सहयोग सबका लो, जो मैंने उनको सलाह भी दी थी, आप तो खाली संगठन में सबकी सलाह लेके चल लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, हम सब आपके साथ हैं। तो जिस प्रकार उन्होंने वर्टिकल डिवीजन कर दिया पार्टी का राजस्थान के अंदर, राजस्थान के इतिहास में किसी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के वक्त में नहीं हुआ होगा। तो संगठन के संदर्भ मुझे कोई पूछे तो मैं वो भाषा काम लूँगा कि नाकारा और निकम्मा जो व्यक्ति होता है, जो अनुभव रखता नहीं है, उस ढंग का संगठन चला। मेरा कोई व्यक्तिगत उनके प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है, पर आदमी गुस्से में जो होता है, लगता है कि हो क्या रहा है, संगठन में कैसे इन्होंने बिताया समय। अभी डिप्टी सीएम साहब बन गए, कोई 8-10 बार गए होंगे सचिवालय, कोई बात नहीं, पर साथ में राहुल जी ने, सोनिया गांधी जी, इनको प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद भी रखा। 1 मैन 1 पोस्ट वाली बात नहीं रखी इनके लिए, विशेष इनके लिए छूट दी गई, और हमने ऐतराज भी नहीं किया, ऐतराज भी नहीं किया। तो संगठन के मुख्य होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और संगठन के मुखिया खुद ही होकर के अगर पार्टी की सरकार को गिराने का काम करे, उसको हम क्या कहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब मैं विपक्ष में था, लगातार 5 साल में अटैक किए वसुंधरा राजे की सरकार पर, श्रीमती वसुंधरा राजे जी पर, पहले मुख्यमंत्री थे तब। मेरे जब स्टेटमेंट जारी होते ही
मिस्टर अशोक परनामी बीजेपी के अध्यक्ष और मिस्टर राजेंद्र राठौड़ या और कोई नेता शराब साहब जो भी होते थे वो उसी वक्त साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या स्टेटमेंट जारी करते, मेरे स्टेटमेंट का खंडन नहीं करते, कंडेम करते। ये कायदा होता है। अभी इससे 1.5 साल से अधिक समय हो गया हम लोगों को सरकार में आए हुए, एक बार भी हमारे पीसी रिप्रेजेंटेटिव साहब ने, जिनका नाम सचिन पायलट साहब है या था, एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दीजिए, उनके जो मेरे पर आरोप लगाने लगा था, विपक्ष आरोप लगा रहा, एक बार भी इन्होंने उचित नहीं समझा उन आरोपों का खंडन करे, कंडेम करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़ दीजिए, स्टेटमेंट तो जारी नहीं किया, बल्कि उल्टा हमारी गवर्नमेंट के बारे में छीटाकशी की गई। जिस सरकार के वो डिप्टी सीएम साहब हैं, उस सरकार में अगर कोई कमियां भी है, खामियां हैं, तो सामूहिक जिम्मेवारी होती है। उसकी बजाय उन्होंने हर बार कोई को बहाना करके नीचा दिखाने के लिए, क्या बीतती कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर, जनता क्या सोचती कि सरकार का डिप्टी सीएम खुद ही आलोचना कर रहा है और विपक्ष की आलोचना का जवाब नहीं दे रहा है, हम क्या कहेंगे उस पीसी पेशेंट को। मुझे मालूम है लोगों को लगा भाई कि नक्कामा नाकारा शब्द कैसे काम ले लिया। मेरा कोई उनके प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है, स्वतः ही कई बार मन में भाव आते हैं कि एक जिम्मेवारी होती है, जो हम पदों पे आते हैं जिम्मेवारी बन जाती है, जिम्मेवारी निभाएं। हाईकमांड है, शिकायत करते हैं, आज तक की परंपरा रही है। मुख्यमंत्री के खिलाफ में आप जाओ, डेलीगेशन लेके जाओ, अकेले जाओ, बात करो, बताओ भाई मैं ही फील करता हूँ सरकार में काम नहीं हो रहे हैं, मुख्यमंत्री हमें शिकायत है, अच्छा व्यवहार नहीं है, गवर्नेंस अच्छी नहीं चल रही है, मंत्रियों के बारे में शिकायत है, कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पार्टी के अंदर रह कर कीजिए। आप पार्टी के मुखिया होने के बाद में आप 6-8 महीने से कॉन्स्पिरेसी चल रही है बीजेपी के साथ मिलकर के, और आप सरकार को गिराने का कोई षड्यंत्र चल सकता है क्या? मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी के अंदर मैंने कभी सुना नहीं कि पार्टी का खुद का मुखिया ही अपनी पार्टी सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र में शामिल हो। तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। व्यक्तिगत रूप से मैं आज भी उनकी स्नेह करता हूँ, हम मिलते हैं तो बड़ी हंसी मजाक भी करते हैं, अच्छा व्यवहार रखते हैं, और महसूस होने देते ही नहीं है कि हमारे बीच में कोई मतभेद भी है। और अभी भी आपने एक बार ये बयान दिया कि अगर वो वापस अभी भी आना चाहें तो आप उनको गले लगाएंगे। क्यों नहीं? अगर पार्टी हाईकमांड फैसला कर देती है, मैंने हमेशा ये कहा है कि पार्टी हाईकमांड का फैसला हम सबको मान्य होना चाहिए, ऐसी पार्टी चलती है। आपके सारी शब्दों में, बातों में एक पीड़ा नजर आ रही है। एक सवाल यह है कि ये सब जो चल रहा है, जो बहुत दुखद है, क्योंकि 5 साल चुनी हुई सरकार आई लोकतंत्र में और फिर ये सब हो रहा है, किस पर आपको गुस्सा या नाराजगी या पीड़ा या दुख, या फिर क्या ये बैठ के सुलझ सकता था? कोई शिकायत किसी से कि जिस दिन 2 पावर सेंटर बनाए गए, एक मुख्यमंत्री और एक डिप्टी सीएम, उस दिन से ये शुरू हुआ, बैठ के बातचीत हो सकती थी कि राहुल जी सोनिया जी के सामने हो सकती थी, बजाय कि ये पूरा रायता फैला। ये तो शिकायत है हमारी। सरकार, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री डिक्लेयर होने के साथ साथ ही शपथ ग्रहण समारोह के वक्त से ही ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे कोई 2 पावर सेंटर बना दिए गए हों, जबकि राहुल गांधी जी ने हमें बिठा के बात की थी कि आप दोनों मिलके चलें, काम करें और सबकी सलाह लें, पूरे मंत्रिमंडल की अच्छी गवर्नेंस दें। जो वादे किए हम लोगों ने पब्लिक से, राहुल जी ने खुद ने कैंपेन किया, उन वादों को अमली जामा पहना है। हमें खुद को क्या क्या भेजा था, दुर्भाग्य से आने के बाद में ऐसे हो गए जैसे कोई हम एक दूसरे को पहचानते ही नहीं हैं। 1.5 साल के अंदर सीएम होता है, मंत्री, डिप्टी सीएम, अपने मंत्रालय की कोई प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंस की प्रॉब्लम्स हो, अधिकारी कहना नहीं मानते हो, फाइल नहीं आ रही हो, जो शिकायत भी वो करते हैं, तो
आके शिकायत तो करें मुख्यमंत्री से, साहब मेरे को ये लगता है कि ये बात नहीं मान रहे मेरी, क्या बात हो गई, या मैं ये महसूस करता हूँ, या मेरे को इस प्रकार की और अधिक सुविधा की आवश्यकता है, कुछ भी कहे। आज तक 1.5 साल के अंदर हमारी बातचीत नहीं हुई। आप सोच सकते हो कि क्या बीतती होगी मुख्यमंत्री पर। प्रोटोकॉल का निर्वाह करना छोड़ दीजिए, मैं हमेशा मानता था ये हमारे डिप्टी सीएम नहीं है बल्कि हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी है। अध्यक्ष को मैं मुख्यमंत्री से भी अलग मानता हूँ, उनकी अलग गरिमा होती पद की, उस पद का मैंने हमेशा सम्मान किया है। जब ये नए बन के आए थे तो मैं खुद खड़े होता था जिससे कि बाकी लोग समझे और सीखे कि प्रदेश अध्यक्ष का मायने क्या होता है। इस प्रकार से मैंने यहाँ कल्चर डेवलप किया। क्यों कि जब मैं बन के आया था 34 साल की उम्र में प्रदेश अध्यक्ष, उस वक्त के जो बुजुर्ग थे हमारे, हरदय जोशी हो या नवल किशोर शर्मा जी हो या जो नेता थे उस वक्त में, चंद्रमल द्विवेदी हो, पाड़िया जी हो, हीरालाल देवपुरा जी हो, जो नेता थे उस वक्त में उस जमाने के अंदर, परसा मैना जी हो, पीसी जी मेरे को क्या सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान मुझे उन्होंने उस वक्त दिया था जब मैं 34 साल का पीसी अध्यक्ष था। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं नई पीढ़ी के लिए भी वही परंपराएं आगे सिखाऊं लोगों को। तो जब ये आए तो मैंने खुद में खड़ा होना शुरू किया, सबको सिखाया कैसे बिहेव करते हैं। मेरे घर जो आज 6 साल में सबको मैंने कहा भाई अध्यक्ष जाके मिलो। राजनीति में जुमला होता नहीं साहब हम तो आपके हैं, हम तो आपके साथ हैं। मैं नो 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 नो, अध्यक्ष अध्यक्ष ही होता है, उनकी गरिमा होती है, आपको जाके मिलना चाहिए। इस प्रकार मैंने हमेशा परंपराएं कायम करवाई, पूरा राजस्थान जानता है। आप 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, और मैं इन लाइन्स पे ये सब इसलिए पूछना चाह रही हूँ क्योंकि जो माहौल आज है हॉर्स ट्रेडिंग की बात है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट सवाल ही नहीं है, या आंतरिक कलह है, और कांग्रेस बार बार हॉर्स ट्रेडिंग की बात करती है। मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन ऐसा बहुत बार रहा होगा, आपने तब की पॉलिटिक्स और अब की पॉलिटिक्स देखी है, कितना बदलाव है। कई बार मौका आपको ही मिला होगा कि आप विपक्ष में हैं और सरकार किसी गिरा सकने की क्षमता रखते होंगे, और कभी ऐसा कुछ किया कि आपने, एक किस्सा भी क्योंकि मैंने सुना था भैरव सिंह शेखावत वाला, जब सरकार गिराने का बहुत सारे चांसेस आपको मिले पर आप नहीं गिरा पाए। तो तब की पॉलिटिक्स, अब की पॉलिटिक्स, तब की हॉर्स ट्रेडिंग, अब की हॉर्स ट्रेडिंग, और उस पूरे में कितना बदलाव आ गया? गिरा नहीं पाए, गिराने का विरोध किया ये कहो। यही भंवरलाल शर्मा जी उस वक्त घूमते थे गिराने के लिए सरकारों को। भैरव सिंह सरकार में मंत्री भी रहे, मंत्री नहीं भी रहे, कई अटेम्प्ट किए इन्होंने, कभी कामयाब नहीं हुए। मेरे पास आए थे तो मैंने उनको समझाया था कि हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से हमें ये काम नहीं करना चाहिए। एक बार तो शेखावत साहब बहुत सीरियस थे, अमेरिका गए, क्वीनलैंड गए, आप समझ लीजिए वो जिंदा वापस आ गए मुश्किल से। पूरा उनका परिवार जानता है, पूरा राजस्थान जानता है, उनके करीबी लोग जानते हैं। उस वक्त मैं नरसिम्हा राव जी से मिला जाकर के, प्रधानमंत्री थे हमारे, और मैंने कहा ये भंवरलाल शर्मा जी और ये कंपनी जो घूम रही है पैसे बांटती हुई, गलत है, हम इसमें भागीदार नहीं बनना चाहते हैं। बलिराम भगत जी थे यहाँ पर, राज्यपाल महोदय थे, उनके पास में गया कि ये परंपरा राजस्थान कभी रही नहीं है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ कांग्रेस का, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि इस प्रकार की हरकतें यहाँ पर हो। ये बात भैरव सिंह शेखावत साहब को खुद को मालूम है, और जब वो आए यहाँ पर और सुना राज्यपाल महोदय से, बड़े भावुक हो गए वो लोग। इनका परिवार जानता है इन बातों को। आप बताइए, आज हमारी सरकार को गिराने के लिए उसी पार्टी के नेता लोग इतने लालायत हैं, दिल्ली वाले और केंद्र वाले और राज्य वाले, कि पता नहीं अगर राज्य सरकार नहीं गिरी तो पता नहीं कोई केंद्र सरकार को संकट पैदा हो जाएगा क्या। इतना जैसे होता डर लगता है, उस प्रकार की स्थिति बना दी गई है, ऐसा माहौल बना दिया गया राजस्थान के अंदर, जिसकी जरूरत नहीं थी। यहाँ पर पता नहीं क्यों ये ऐसी हरकतों में उतर आए हैं, जबकि मैंने अपनी बात कही आपको, मैं वो व्यक्ति हूँ 30 साल पहले मैंने सरकार बचाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी सरकार बचाने का काम किया। इतना फर्क है। तो ये फर्क बताया, लेकिन आपने एक बात ये समझना चाहेंगे कि अब क्योंकि कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर इन पॉलिटिक्स, तो अब जहाँ पे पॉलिटिकल लड़ाई थी, नाराजगी होगी, कुछ विधायकों में हो सकती है,
डिप्टी सीएम साहब में थी, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन अब इसमें कोर्ट आ चुका है, अब इसमें सीबीआई की बात भी आ चुकी है, इसमें लीगल मैटर्स आ चुके हैं। आगे आप अब क्या करेंगे? क्योंकि कोर्ट कल क्या फैसला देता है, अगर कोर्ट पायलट साहब के और उस खेमे में की तरफ फैसला देता है, उनकी सस्तरद नहीं होती है, हालांकि सीपी जोशी साहब के उस फैसले में कोर्ट नहीं बोल सकते, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन मेरा एक सवाल, अगर ये उनके पक्ष में फैसला देता है तो आगे आप अपनी सरकार बचाने के लिए क्या करेंगे? हमारी सरकार को कोई खतरा है नहीं राजस्थान के अंदर, चाहे कोई फैसला दो, उसे सरकार के फ्यूचर का कोई संबंध नहीं है। ये तो एंटी डिफेक्शन बिल है कि आप 2/3 बहुमत आपके पास है किसी पार्टी के पास में, तो आप मर्ज कर सकते हो, अलग हो सकते हो। ये लड़ाई वो चल रही है। मेजोरिटी हमारे पास में आज भी है, कल भी थी और कल भी रहेगी। बल्कि जो लोग गए हैं वो बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, वहाँ पर बाउंसर लगा रखे, वहाँ पर पुलिस के पैरे लगा रखे, वहाँ पर टेलीफोन ले लिए गए उनके, उनमें कई लोग आना चाहते हैं, वो आ नहीं पा रहे हैं। तो तकलीफ में वो लोग हैं, पुकार रहे हैं हम लोगों यहाँ पर, कई लोगों ने बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ पूरी छूट है, टेलीफोन इनके पास है, बातचीत करो किसी से, बातचीत होती भी है उन लोगों से वहाँ पर। तो हमारे वहाँ पर बहुत बड़ा फ़र्क है। ये जो लड़ाई बता रहे हैं आप, ये लड़ाई नहीं है, ये तो जो एंटी डिफेक्शन बिल है, जिसमें अगर किसी मंशा सामने आती है कि पार्टी के मैं साथ था, अब मैं रहना नहीं चाहता, तो उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है। बल्कि एक दो किस्से ऐसे भी हुए हैं कि राज्यों में जहाँ पर डेलीगेशन किसी और पार्टी का था, दूसरी पार्टी 2 साल चले गए, उनकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी गई। एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ गए दूसरी पार्टी के, उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले इस बात को मैसेज देते हैं, तर्क देते हैं कि जब आपकी खुद की मन से अलग हो गई तो फिर आपकी मेंबरशिप किस बात की, जिस पार्टी के नाम से आप जीत के आए हो। तो केलेकर केस वो हैं जिसकी पेटिशन की है हमारे मुख्य सचेतक ने की है। ये काम अब असेंबली के स्पीकर का है, वो उनकी सुनवाई करके फैसला वो दे रहे। तो इतना क्या इनको भय सताया, अगर उन्होंने कोई गलती नहीं करी है तो मैंने कहा कॉर्पोरेट हाउसेज के बड़े बड़े स्पॉन्सर वकील लंदन से पैरवी कर रहे हैं, हरी सालवे जी, मुकुल रोहतगी जी बड़ा नाम है, अटॉर्नी जनरल रहे हैं इंडिया गवर्नमेंट के, वो पैरवी करें। इन लोगों की फीस 50,000 लाख रुपए होती पर डे की, कौन इनको पेमेंट कर रहा है, इनकी जरूरत क्या थी। हाई कोर्ट के अंदर कभी आते नहीं लोग, ये जाते सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये जो पूरा तमाशा बनाया जा रहा है, इतनी घबराहट पैदा क्यों हुई? इसका मतलब कुछ तो लगा होगा कि हमने गलती कर दी है, और वो इतना मौका दिया गया, अभी घर वापस आ जाओ, आप घर वापसी कर लो। हमने इनके लिए एक अलग मीटिंग बुलाई विधायक दल की कि चलो पहले नहीं आए कोई बात नहीं, अब आ जाएंगे, हम गले लगा देंगे इन लोगों को, पुराने वाले भूल जाएंगे। तब भी वो नहीं आए और बीजेपी के साथ में हॉबनॉबिंग करके राजनीति चलती रही। उनको हम क्या कहेंगे? ये स्थिति ये बन गई है राजस्थान में, दुखद स्थिति है। जनता उम्मीद करती है सरकार से कि कोरोना की लड़ाई जो भयंकर लड़ी जा रही थी, लड़ी जा रही है, लड़ी जाएगी, ये एक्टिविटी साइड में चलती है। मेरे लिए पहला धर्म मेरा कहता है कि जब तक मुझे प्रथम सेवक बनाया है जनता ने यहाँ पर, मेरी सरकार तो बची हुई है, कोई उसका खतरा नहीं है। ये मीडिया में कई खबरें चलती रहती, चलती जाएगी, वो मीडिया का काम है। मेरी सरकार का कोई खतरा नहीं है। मैं टोटली रोज मॉनिटरिंग करता हूँ कोरोना को लेके, शानदार व्यवस्था में कर रखी है। कहाँ तो टेस्टिंग के लिए हम पूना जाते थे, आज 40,000 टेस्ट राजस्थान में होता है, जो सबसे ज़्यादा हम लोगों ने देश भर के अंदर टेस्टिंग करना शुरू किया है। हमारे यहाँ मृत्यु के आंकड़े कम हैं, डबलिंग रेट हमारे यहाँ पर शानदार है, रिकवरी रेट 80% ज़्यादा हो गई है। तो तमाम मेरे लिए प्रायोरिटी है कोरोना से जीवन बचाना, और जीवन के साथ में आजीविका बचाना। जो हम संकट में व्यक्ति खाएगा क्या, हमने उनको कैश बांटा, गेहूँ बांटा, काम चल गया।
अब हम जल्दी और फैसला करने वाले हैं, आगे जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं। ऐसे माहौल के अंदर क्या केंद्र सरकार के नेता बीजेपी के हों, राज्य के हों, या हमारी अपनी पार्टी के कुछ नेता हों, क्या उनका ये धर्म कहता था कि कोरोना की लड़ाई के बीच में हम लोग सरकार गिराने का षड्यंत्र करें? ये कहाँ की नैतिकता बताइए आप? नैतिकता है क्या इनकी? जनता इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। आज घर घर में चर्चा है कि लड़ाई कोरोना से है और सरकार गिराने के लिए लोग लगे हुए हैं, जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। बिल्कुल सर, अब दो सवाल और, क्योंकि एक बॉम्ब ब्लास्ट बीच में हुआ, टेपिंग जो टेप निकला, जिसमें मीडिया में ये बातें थी कि एसीएस हो मुआ सीएस हुआ, उन्होंने कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं है। तो आपको वाकई लगता है जहां से भी ये टेप निकला उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री की आवाज़ है? आपको वाकई लगता है कि इस टेप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत निर्णायक रहा। देखिए बात सुनिए, ये इतने घबरा गए हैं कि सबको मालूम है कि किसकी आवाज़ है। जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि उनको सफाई देनी पड़ रही है कि गंगानगर की है, कि धौलपुर की है, कि जयपुर की है, कि जोधपुर की है। आवाज़ें सबको मालूम है। और राजस्थान में परंपरा वगैरह रही नहीं है इलीगल टैप करने की, इलीगल सर्विलेंस करने की परंपरा रही नहीं यहाँ पर। इसलिए इनके तर्क जो है उनके कोई मायने नहीं है। चीफ सेक्रेटरी हो चाहे होम सेक्रेटरी हो, उनको नौकरी करनी होती है, वो इलीगल काम कभी नहीं कर सकते हैं। जो कुछ भी यहाँ पर सर्विलेंस होती है जिन लोगों के लिए होनी चाहिए तो वो कायदे से होती है। ये कहना है कि मुख्यमंत्री हमारे फ़ोन टैप करवा रहा है, अरे मैं जब आरोप लगाता हूँ केंद्र सरकार पर कि आज पूरा देश डरा हुआ है, टेलीफोन में बात करते हुए डरता है कि भाई व्हाट्सएप पे बात करो, कहीं बात हमारी टैप हो रही होगी। पूरे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हो, व्यापारी हो, पॉलिटिशियन हो, डरे हुए हो, और मेरा आरोप केंद्र पे ये होता है कि ये माहौल बन गया पूरे देश के अंदर, वो व्यक्ति कैसे इलीगल सर्विलेंस करवा सकता, बताइए आप। इसलिए मैंने कहा, लोगों ने कहा आपके घर पे टैप बन गई, आपके ऑफिस में टैप बन गई, उन्होंने रिलीज की है। मैंने कहा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर प्रूफ कर दूंगा। हनुमान बेनीवाल ने एक सवाल किया कि भाई दोनों मिले हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत मिले हुए हैं। हालांकि जिस पे जेपी नड्डा ने सतीश पूनिया हो या इन सबको समझाया अभी और कहते हैं कि फ़ोन करके या मिलकर डांटा भी, लेकिन इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि आप दोनों मिले हुए हैं, आप दोनों के रास्ते के कांटे इस पूरे चीज़ों से हटते हैं, या फिर ऐसा कह सके मीडिया की बातें हैं या सोशल मीडिया की बातें हैं कि आप दोनों साथ हैं, जिससे कि वो चाहती है सरकार न गिरे और चुनाव हो 2023 में, फिर वो अपना आगे चुनाव लड़े? बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने। भगत सिंह शेखावत साहब जब थे जिंदा, तब भी हम अटैक करते थे एक दूसरे पर, भयंकर अटैक करते थे पॉलिटिकल। शाम को मिलते थे शादी ब्याह के अंदर, तो लगता ही नहीं कि हमने एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट दिए हैं, प्यार से स्नेह से बातें करते थे। जब मैं मुख्यमंत्री बन गया 156 सीट आई थी मेरे पास, 32 सीटों पर रह गए थे वो, तब भी हमारे संबंध कायम रहे। मैं उनके घर जाता, वो मेरे यहाँ आते, होली दिवाली भी वैसे भी। मेरे 5 साल मंत्री बहुत ही सीनियर थे, सुखाड़ा साहब के ज़माने के थे, जो शेखावत साहब के नज़दीक थे। वो सब उनके घर जाके चाय पीते, नाश्ते करते, गपशप करते। मैंने कभी एतराज़ नहीं किया। मेरी ख्वाहिश थी कि जब मैं चुनाव में कामयाब नहीं हुआ 2003 के अंदर, तो मेरे रिश्ते भी वसुंधरा जी वही रहे, मेरी ख्वाहिश थी। पर जो वसुंधरा जी के जो आसपास लोग थे, जो आज ये नेता बड़े फिरते हैं जयपुर के अंदर और छिपके फिरते हैं, दिल्ली जाना तो क्या छिपना उसके, दिल्ली जाके कोई आ सकता है, हम भी जाके आते रहते हैं। दिल्ली जाके छिप के आ रहे हो आप और खंडन कर रहे हो, इतने झूठे साबित हो रहे हो। जनता क्या सोचती होगी, जो बीजेपी अध्यक्ष बने बैठे हैं, उपनेता बने बैठे हैं, क्या लोग सोचते होंगे कि दिल्ली भी छिप के जाओ, कमाल की बात है। तो ये स्थिति बन सकती थी। ऐसे उनके सलाहकार मिल गए, ऐसी दूरियां बढ़ा दी हम लोगों की कि टॉकिंग टर्म नहीं रहे हमारे। 15 साल हो गए हमें, हमने 1 to 1 बैठ के कभी बात ही नहीं करी। अगर हमारी शेखावत साहब की तरह इनके संबंध होते तो हमें एक दूसरे से सीखने को ज़्यादा मौका मिलता, अच्छी गवर्नेंस देने में हो सकता हम लोग ज़्यादा कामयाब होते, उनके अनुभव मेरे काम आते।
मेरे अनुभव उनके काम आते, अच्छी गवर्नेंस होती, हार जीत होती रहती, सरकार बदलती रहती है, हालांकि अगली सरकार मेरी बनेगी। एक आखिरी सवाल। गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, पूरे 5 साल निकलेंगे, अगली सरकार हमारी बनेगी, इस बार बदलने वाला नहीं है मामला। आपको जो जादूगर कहा जाता है कि अशोक गहलोत जादूगर है, हर जगह राजस्थान के जादूगर, ये एक सवाल इसमें है कि जितने भी लोग आज बाड़ेबंदी में हैं फेयरमाउंट होटल में, उसमें कई ऐसे हैं जो सचिन पायलट के सिपह सलार थे और आज आपके साथ पिछले 5, 7, 10 दिन से हैं, और शोले पे पिक्चर देखते हैं तो हम होंगे कामयाब भी गाते हैं। ऐसा कैसे? देखिए, ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। देखो, मैं इसको लाइक नहीं कर रहा हूँ, पर जनता के हितों को देखते हुए जिन्होंने जनता ने हमें विश्वास हमारे प्रति प्रकट किया हो, सरकार बनाई हो, उस सरकार को बचाने की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी बनती है। ये सरकार गिराना चाहते हैं, जो गिरा नहीं पाएंगे ये लोग, पर जिम्मेदारी मेरी बनती है। तो मजबूरी में हम लोग वहाँ सबको रखे हुए हैं। तोड़ फोड़ ये कर रहे थे, हॉस्टिंग कर रहे थे। अमाउंट क्या आप सुन चुके हो, 25, 30, 35 किसे कहते हैं। तो ये जो स्थिति बनी और जिनको ले गए वहाँ बैठा दिया है, अब मैं उनके बारे में क्या कहूँ। उनके कई कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि कमेंट दिलवाए जा रहे हैं उनसे, वो चाहे अनचाहे उनको कमेंट देना पड़ता है। अभी भी ट्वीट आया। परंतु मेरा मानना है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। जनता ने विश्वास किया है, हम सब मिलकर इलेक्शन लड़े, हर जाति हर धर्म के लोग साथ थे हमारे। जनता क्या सोचती होगी, वो सबको बुरा कहती होगी, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हमारी मजबूरी है कि हमारी ड्यूटी है कि जनता का विश्वास हम कायम रखें, इसलिए हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए कोई पिक्चर देख रहे हैं, कोई होंगे कामयाब के धुने या क्या कहते हैं गाने गा रहे हैं, तो ये तो एक एंटरटेनमेंट का एक साधन है कि टाइम कैसे पास करें। खड़े हैं वो लोग जो पहले उस खेमे में थे। पर मुझे उनका ये कहना है कि हम उनको नेता मानते थे, हमने उनका साथ दिया चुनाव के अंदर, 5 साल तक उनके साथ खड़े रहे, पर ये हमारे खून में नहीं है कि हम गद्दारी करें अपनी पार्टी के साथ में। जिस पार्टी ने हमें चुनाव चिन्ह दिया हो, जिस पार्टी, कांग्रेस का नाम है पार्टी का, उसकी सिद्धांत, उसकी नीति, उसके कार्यक्रम हमने अपनाए हो, उस पार्टी को छोड़ने के लिए हमें कोई कहे कि चलो बीजेपी चलते हैं, तो हम कह जा सकते थे। और या कहे तीसरा मोर्चा बनाएंगे, अलग पार्टी बना लेंगे तोड़ करके, और बीजेपी समर्थन देगी हमें, और जब आप वापस खड़े होंगे इस्तीफा देने के बाद में, तो बीजेपी से वादा हमने करा लिया है, बीजेपी हमारे सामने किसी उम्मीदवार को खड़ा नहीं करेगी। आप बताइए, बीजेपी हमारे सामने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी, वादा हो गया है, और मंत्रिमंडल बन जाएगा पहले हमारा, सरकार हमारी बनेगी। आप कल्पना कर सकते हो। वो कहते हैं कि हमारे खून में बात नहीं है, हम पार्टी है गद्दारी करें, इसलिए हमें मजबूर होकर के छोड़ के आपके बीच में आना पड़ा है। ये बात है। जब भी किसी राज्य में आपदा आती है, फ्लड आता है, कोई ऐसी स्थिति आती है, तो चाहे केंद्र में कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार केंद्र के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है या सलाह मशवरा करती है। आपके दिमाग में कोई ऐसी बात है कि इस तरह की आपदा, इस तरह की चीज़ें हैं, तो कभी आप केंद्र सरकार से या जो प्रधानमंत्री हैं उनसे कोई बातचीत करेंगे कि ये स्थितियाँ सही नहीं हैं? देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी पीएम के साथ में, अच्छी हुई थी। प्रधानमंत्री जी ने बहुत रिस्पॉन्स दिया, राजस्थान गवर्नमेंट की तारीफ़ करी उन्होंने। नीति आयोग की मीटिंग हुई तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मेरे विचारों को। व्यक्तिगत संबंध हमेशा अच्छे रहे हमारे। जब कभी वो मुख्यमंत्री थे तब भी थे, और जब कभी राजस्थान आए, वो जब वसुंधरा जी के शपथ ग्रहण समारोह में आए हों, एयरपोर्ट मिले हों, दिल्ली मिले हों, लगता ही नहीं कि हम लोग कोई दुर्भावना रखते एक दूसरे के प्रति। बहुत स्नेह के साथ बात हम लोग करते हैं, और प्रॉब्लम मैंने बताई लगातार उनको, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम अच्छे मौके मिले, पत्र में लगातार लिखता रहता हूँ उनको। अभी मैं चाहूँगा ये जो सिचुएशन है, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे उनको पत्र लिखना चाहिए कि एक मौका दिया है, देखिए जनता ने आपको,
2 बार प्रधानमंत्री बनने का बहुत बड़ी बात है। आज़ादी के बाद में ये मौका मिलना बहुत बड़ी बात है। इतिहास बनाइए, इतिहास बनाइए, इतिहास बनना चाहिए। इतिहास में कालिक नहीं पूछनी चाहिए कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के वक्त के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकारों को गिराने का काम किया गया। कर्नाटका के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान को टारगेट बनाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री की ड्यूटी है, 2 बार प्राइम मिनिस्टर, 2 बार किसे कहते हैं, बीजेपी की फुल मेजोरिटी लेके आने वाला व्यक्ति, संघर्ष चला 50-60 साल इनका, इनको एक कांग्रेस सरकारों से भी अच्छा अपना रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करना चाहिए। एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता है कि 70 साल में क्या हुआ। पूछते क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। भाई आज जब बंदूकें नहीं थी हमारे पास, चाइना के साथ युद्ध हुआ 62 का, तोपें नहीं थी हमारे पास में, आज क्या नहीं है, सब कुछ आधुनिक हथियार हमारे पास में। 74 में इंदिरा गांधी ने परमाणु बम छोड़ दिया, यहाँ पर प्रयोग कर लिया, पोखरण के राजस्थान के अंदर कर लिया था। पाकिस्तान 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, 90,000 सैनिकों को, कर्नल, जनरल, सबको सरेंडर करवा दिया। एक नया देश का उदय हो गया, हरित क्रांति कर दी देश के अंदर। हम भीख मांगते थे गेहूँ की, PL 480 के अंतर्गत गेहूँ आता था अमेरिका से भीख के रूप में। हम पैरों पे खड़े हो गए, किसानों के बलबूते पर हुए, गरीब हटाने की बात उन्होंने करी, 20 पॉइंट प्रोग्राम दिए देश को। क्या नहीं किया उन्होंने, देश का मान सम्मान बढ़ाया दुनिया के अंदर। 3rd वर्ल्ड कंट्री जो कहलाती है, निर्गुण राष्ट्र वाली, उनकी वो नेता चुनी गई दुनिया के अंदर। इस देश में पंडित नेहरू का विजन था, और पूरे खानदान को आप, जिसका आज़ादी के पहले आनंद भवन इलाहाबाद का सुपुर्द कर दिया अंग्रेजों के राज के अंदर, जिस परिवार ने 10 साल जेलों में बंद रहे, आज़ादी के पहले 10 साल तक पंडित नेहरू रहे थे। क्या बीतती होगी जेलों में, उस वक्त क्या जेलें थी, लंबा इतिहास है, मैं क्या कहूँ अभी। और 70 साल में जो कुछ किया, उसके बाद में आप पर ये कहूँ मैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा, आपने कुछ नहीं किया, देश के लिए कुछ भी नहीं किया है। अरे जहाँ बिजली क्या होती है लोग समझते नहीं थे। सावन भादों की बिजली कड़कती थी आकाश में, उसको लोग समझते बिजली कड़क रही है। बिजली नहीं जानते थे क्या होती है, बिजली क्या होती है। आज चमाचम पूरा हिंदुस्तान हो रहा है, घरों में नहीं ढाणियों में बिजली जा रही है, किसानों खेतों में बिजली जा रही है। हम कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, कैसे सुन सकते हम लोग। तो ये इनको एक गोल्डन अवसर मिला है मोदी जी को, उसमें ये काले अध्याय जुड़ रहे हैं, काले अध्याय जुड़ रहे हैं। इनको चाहिए अपनी टीम को दुरुस्त करे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। इतिहास में आपको मौका दिया देश की जनता ने, तो इतिहास बनाएं, इतिहास विकृत नहीं करें। वो तो बनेगा जब आप स्टेटमेंटशिप दिखाएंगे। खाली आप अच्छे वक्ते हैं, अच्छी स्पीच देते हैं, जनता आपकी बात को स्वीकार करती है, चाहे थाली बजाओ तो ताली बजाओ, कोई कम बात है क्या, बड़ी बात थी वो। थाली बजवा दी, ताली बजवा दी, मोमबत्ती लगवा दी। तो ये सब तमाम बातें आपको गर्व होना चाहिए कि मेरी बात जनता मान रही है। पर आपको अगर सत्य के साथ नहीं दोगे, आप असत्य को आधार बना के चलोगे, तो सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। ये महात्मा गांधी ने कहा था। सत्य का कोई विकल्प नहीं होता है। इस बात को मोदी जी आपको समझना पड़ेगा। और ये जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो सरकारें गिरा रहे हैं, रोकना पड़ेगा, मगर इतिहास माफ़ नहीं करेगा। तो ये थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर बेबाक एक तरफ और दूसरी तरफ दिल का हाल बताया है। वो हमेशा कहा करते थे मैं था सो दूर नहीं। एक बार और मैं प्रदेश की जनता के लिए उनके खुद मुंह से कहलवाना चाहती हूँ, आप अक्सर कहा करते थे मैं था सो दूर नहीं, और आज जब ये हालात हैं तो वही जनता जो आपको जिता के लाई है, मुख्यमंत्री बनाया है, आप कह रहे हैं प्रधान सेवक, वो ये सुनना चाहती है आपके। देखो, मैं सेवक ही रहूँगा जनता का,
ये मैं बहुत ही भावुक हो जाता हूँ जब सोचता हूँ कि मैं एक माली कम्युनिटी का एक कार्यकर्ता, मेरी कोई बहुत बड़ी मार्शल कौम नहीं, बड़ी कौम नहीं, जाति धर्म सबको साथ लेके चलता हूँ और छत्तीस कौम मुझे प्यार करती, मोहब्बत करती है, सभी धर्म सब जाति के लोग। और मुझे 40 साल से अधिक हो गया जब से मैंने राजनीति शुरू करी है, तब से जो प्यार, जो विश्वास, जो आशीर्वाद मिला है। हिंदुस्तान में गिने चुने लोग होंगे जिनको जनता का तब प्यार मिलता हो, आशीर्वाद मिलता हो, स्नेह मिलता हो, विश्वास मिलता हो। आज भी कोरोना की लड़ाई के अंदर घर घर के अंदर विश्वास है। ये व्यक्ति जिसकी सरकार को गिराने का षड्यंत्र भी हो रहा है, तब भी हमारी सेवा करने के लिए 24 घंटे चिंता करता है। ये मेरा सौभाग्य है। इसलिए मैंने कहा मैं थासू दूर नहीं, आज भी कहता हूँ मैं थासू दूर नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राजनीति अंतिम सांस तक करूँगा, निस्वार्थ भाव से करूँगा। मेरा कोई निस्वार्थ नहीं, मेरा खुद का स्वार्थ नहीं है। पूरी तरह समर्पित होके, प्रतिबद्ध होके, गरीब से गरीब इंसान की सेवा करने के लिए, पिछड़ों की, दलितों की सेवा करने के लिए। और गांधी जी ने कहा था, जो पंक्ति में अंतिम पंक्ति में खड़ा है व्यक्ति, पंक्ति में अंतिम रूप से खड़ा है, उस गरीब तक आप सोच सको अपनी, उस सोच से मैं राजनीति करता हूँ, करता आया हूँ, करता जाऊँगा। चाहे इनकम टैक्स छापे पड़वाओ मिलने वालों के यहाँ, CBI भेजो, ED का उपयोग करो, कुछ भी करो, जो नया माहौल बना देश के अंदर, तमाम मेरे दोस्तों पर, मिलने वालों पर करो। हम घबराने वाले नहीं हैं। उसी रूप में मैं अपनी अंतिम सांस तक सेवा करूँगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसलिए मैंने कहा मैं जनता के दिलों के अंदर बात पहुँचाना चाहता हूँ। मैं थासू दूर नहीं, मैं आपसे दूर नहीं हूँ।